अच्छा बेटा जी, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है जी कि सॉल्व द इक्वेशन 5 पावर 2x इज इक्वल टू 5 पावर x प्लस 5। देखें कि ये दिस वन इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसके अंदर पावर अननोन होती है। इसमें पावर अननोन है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। अगर प्लस माइनस के साइंस हो तो हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन के साइंस हो तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। इसमें देखें प्लस माइनस के साइंस हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। हम लेट करेंगे 5 पावर x इज इक्वल टू टी। लेट कर लेंगे, ये बन जाएगा 5 पावर 2x बन जाएगा t²। ये बन जाएगा जी t² इज इक्वल टू t+5। t² माइनस टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले ये जरूर लिखा करें, ए बी सी की वैल्यू जरूर लिखा करें, क्योंकि बच्चे ए बी सी की वैल्यूज लिखते हुए साइंस जो है उनको जो है वो गलत कर जाते हैं, साइन नहीं साथ लिखते। तो ये हमारे पास आ गए ए बी सी की वैल्यूज। अब एक्स इज इक्वल टू लिखना है, एक्स नहीं है बल्कि टी इज इक्वल टू लिखना है। अब हम टी की वैल्यूज निकालेंगे। टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। टी इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4 इंटू 1 इंटू -5/2 इंटू 1। ये बन गया जी टी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 21/2। यहाँ से टी की दो वैल्यूज आएंगी, 1 प्लस अंडर रूट 21/2 एंड टी इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 21/2। एक टी की वैल्यू आ गई है जी 2.791 और दूसरी आ गई है कैलकुलेटर के थ्रू टी इज इक्वल टू -1.791। अब हमें पता है टी क्या है। टी है जी 5 पावर x है। 2.791, 5 पावर x इज इक्वल टू -1.791। अब हम इसमें दोनों तरफ लॉग लगा लें या चेंज ऑफ बेस रूल लगा लें, बात एक ही है। लॉग 5 पावर x इज इक्वल टू लॉग 2.791 x। log 5 is equal to log 2.791 x is equal to log 2.791 over log 5। तो x का आंसर आपके पास आ गया कैलकुलेटर से 0.638। अब हम दूसरे वाले को, दूसरी वैल्यू को करते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं। log ऑफ 5 पावर x इज इक्वल टू log ऑफ -1.791। आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दिस वन इज नॉट एप्लीकेबल। ये जी हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व x³ + 3xy² -y³ इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 1 3। अब ये देखें कि जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, आपने डेरिवेटिव लेना है तो आपने दोनों तरफ d/dx लगाना है। मैंने जो पेपर्स चेक किए हैं उसमें बहुत ज्यादा पेपर्स में मैंने देखा है कि बच्चे दोनों तरफ dy/dx लिखते हैं। नहीं, दोनों तरफ हमने d/dx लगाना है, इस तरह d/dx। और दूसरी साइड पर भी d/dx, और उसके आगे आपने जो है वो जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो लिखना है x³ + 3xy² -y³ और 1। बच्चे दोनों तरफ dy/dx लिखते हैं, गलत है। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है। क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस इन दिस फंक्शन डिवाइडेड बाय dx। तो अब हम हर टर्म के साथ d/dx लिख देंगे। d/dx x³ + 3, कांस्टेंट को बाहर लिख लिया जो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था,
एक्स वाई स्क्वायर डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अब ये बन जाएगा, पावर कोएफिशिएंट बनेगी, पावर में से एक माइनस होगा, बेस एक्स है, बेस का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स वन हो जाएगा प्लस थ्री। अब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। हमने एक्स को एज इट इज लिखा, वाई स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव लेना है, पावर कोएफिशिएंट बनी, पावर में से एक माइनस हुआ, और बेस वाई है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस। अब हमने वाई स्क्वायर को छोड़ दिया प्रोडक्ट रूल के मुताबिक, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, वन हो गया, डी एक्स ओवर डी एक्स माइनस वाई क्यूब का डेरिवेटिव होगा, पावर कोएफिशिएंट बनेगी, पावर में से एक माइनस होगा, बेस का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। थ्री स्टेप्स अप्लाई करने हैं डिफरेंशिएशन के। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ये बन जाएगा जी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, सिक्स एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर ओवर सिक्स एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर। अब हमने जो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने हैं, वो हमने फाइंड आउट करने हैं वन थ्री पॉइंट पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स वन थ्री डी इंटू वन क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री क्यूब सिक्स इंटू वन इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू थ्री स्क्वायर। इसे एक ही दफा कैलकुलेटर में डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगी जी टेन बाई थ्री। ये जी हमारा आंसर आ गया। अब ये देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर है जी, द पॉलिनोमियल सिक्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस टू फिर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स इज नोटेड बाय पी ऑफ एक्स। इसका नाम जी उसने पी ऑफ एक्स रख के बताया है। ये पी ऑफ एक्स है। अब वो कहते हैं कि इट इज गिवन दैट टू एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको देखें कि मैंने आप जो पेपर्स चेक किए हैं, आपने इक्वेशंस नहीं बनाई हुई, जबकि मेरा सबसे ज्यादा जो एम्फसाइज होता है वो इस बात से होता है कि आपने जो मैथमेटिकल जो वर्डिंग्स है उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में चेंज करना है। जब मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं तो गलती का चांस कम हो जाता है। जैसे फैक्टर है, फैक्टर पे रिमाइंडर जीरो होता है, यानी कि जब हम टू एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन बाई टू। तो पी ऑफ माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। दूसरा कहता है एंड व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू द रिमाइंडर इज 24। यहां से दूसरी कंडीशन बनेगी, कौन सी, एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल पुट किया, माइनस टू आ गया, पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 24। ये देखिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें लिखनी है वो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, और ये आप इस तरह चलेंगे तो आपके क्वेश्चन में आसानी होगी। अब हम दोनों कंडीशंस को इसमें पुट करके तो हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पी ऑफ माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू सिक्स इंटू माइनस वन बाई टू क्यूब प्लस ए इंटू माइनस वन बाई टू स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वन बाई टू माइनस टू। पी ऑफ माइनस वन बाई टू जीरो के इक्वल है, जीरो इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन ओवर फोर ए माइनस हाफ बी माइनस टू। ये बन गया जी माइनस इलेवन ओवर थ्री। जब हम माइनस थ्री ओवर फोर माइनस टू करेंगे तो माइनस इलेवन ओवर थ्री हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, इलेवन ओवर फोर माइनस इलेवन ओवर फोर आ गया। राइट साइड पे आके ये लेफ्ट साइड पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, वन ओवर
4a - ½ b। अब ये देखें कि ज्यादातर ये होता है कि किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपकी इक्वेशन में जो फ्रैक्शंस है वो खत्म हो जाती हैं। अगर हम सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपल हो जाएगी इक्वेशन। 11 = a - 2b बन जाएगा जी। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई है। अब हम दूसरा जो कंडीशन है उसको यूज करते हैं। Pf - 2 = 6 × -2 क्यूब प्लस a × -2 स्क्वायर प्लस b × -2 तो Pf - 2 किसके इक्वल है? -24 के, इज इक्वल टू -48 प्लस 4a - 2b -2। तो ये फाइनल हो जाएगा जी। 4a - 2b इज इक्वल टू 26। एक ही दफा हमने सारी चीजों को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके सिंपलीफाई कर लिया। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में से आप एक ही वैल्यू निकाल लें। यहाँ पर एक ही वैल्यू आ जाएगी, a = 11 + 2b, और ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। 26 = 4 × 11 + 2b -2b। 26 = 44 + 8b -2b। ये आ गया जी। 6b इज इक्वल टू -18। और यहाँ से b की वैल्यू आ गई है जी -3। अब हम ये जो सब्जेक्ट बनाया हुआ है जिस इक्वेशन में, इसमें जब हम a पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a = 11 - 6 = 5। ये जी, ये आपके पास a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में। ए और बी की वैल्यू सामने, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कंडीशंस बना के लिखें। और जब फ्रैक्शंस में कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं तो एलसीएम लेके उन फ्रैक्शंस को रिमूव कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि बच्चों ने कंपैरिजन मेथड से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। कंपैरिजन मेथड बेटा इतना इतना लंबा है कि 3 नंबर के लिए आप जो है इतनी ज्यादा वर्किंग करते हैं और टाइम आपका जो है वो वेस्ट होता है। अब इसमें देखें कि सबसे पहले हमने ये चीज नोट करनी है कि इसमें हमने इसको कॉज में चेंज करना है। कॉज में चेंज करना है। अब कॉज का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 1 है, तो ए को 1 लिखें। और जो साइन का कोएफिशिएंट होगा उसको आप बी लिखेंगे। अब आर निकालने का फॉर्मूला होता है √a² + b² = 1² + 3² = √10। ये जी 3 नंबर है। एक नंबर से आर से आ गया आपका अल्फा = tan−1 b/a। ये फॉर्मूला है सेकंड अल्फा के लिए। अब आ जाएगा जी tan−1 3/1 = 71.57। ये ले जी, ये आपका अल्फा आ गया। ये 2 नंबर हो गए। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि इसको एक्सप्रेस करें इस फॉर्म के अंदर, तो हम लिख देते हैं इस फॉर्म के अंदर cos x + 3 sin x = √10 cos x - 71.57। ये लें जी, ये शो हो गए। ये 3 नंबर आ गए। ये कंपैरिजन मेथड से कभी भी अटेम्प्ट ना करें। इतना लंबा कंपैरिजन मेथड होता है, उसमें गलती हो जाती है किसी ना किसी जगह पे। ये हो गया जी। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर कहता है cos 2 थीटा +3 हेंस हेंस हमने पिछला वाला यूज करना है। कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर डबल एंगल आइडेंटिटीज लगाई हुई है। उससे आगे हो ही नहीं सकता, उससे आगे आप जा ही नहीं सकते। हेंस का मतलब ये पिछला यूज करना है। तो पिछले वाले रिजल्ट को हम पहले लिख लेते हैं। पिछला वाला रिजल्ट क्या है जी? अंडर रूट, ये पिछला वाला रिजल्ट है जी cos x + 3 sin x
इज इक्वल टू अंडर रूट 10 कॉस एक्स माइनस 71.57। अच्छा जी, ये आ गया। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें। यहाँ पर एक्स की जगह पर 2 थीटा लिखा होगा, इसमें आप एक्स की जगह पर 2 थीटा लिख दें। कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 10 कॉस 2 थीटा माइनस 71.57। ये ले जी। अब वो कहते हैं ये सारी चीज जो है वो टू के बराबर है, तो टू लिखते हैं यहाँ पर। इस सारी चीज की जगह पर टू लिख दिया। अंडर रूट 10 कॉस 2 थीटा माइनस 71.57, ये जी। अब ये देखें जी, हमारा क्वेश्चन सिर्फ कॉस में चेंज हो चुका है। कॉस 2 थीटा माइनस 71.57 इज इक्वल टू 2/√10। ये है जी। अब उसने यहाँ पर डोमेन क्या दी हुई है, 0 till 90। ठीक है जी, 0 till 90 इसकी डोमेन दी हुई है उसने। अब हम सबसे पहले इसका बेसिक एंगल निकालेंगे। इसके ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बेसिक एंगल निकालना है। बेसिक एंगल निकालते हुए हमने साइन को निग्लेक्ट करना है। यहाँ पर वैसे ही 2/√10 पॉजिटिव है, तो हमें साइन को निग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पर बेसिक एंगल इज इक्वल टू अल्फा, ये फर्स्ट स्टेप है, इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2/√10। और ये आपके पास आ गया 50.77। ये बेसिक एंगल आ गया। अब दूसरे नंबर पे हमने डोमेन को सेट करना होता है। उसने जो डोमेन दी हुई है वो है जी थीटा इज इन बिटवीन 0 and 90। अब हम इसको थीटा की जगह पर ये चीज बनाएंगे, 2 थीटा माइनस 71.57। तो सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको 180 हो गया। अब हमने सब में से तीनों 0 2 थीटा और 180 में से माइनस 71.57 करना है। ये ले जी, ये आपकी नई डोमेन बन गई। अब आपने क्वाड्रेंट डायग्राम बनानी है और उस क्वाड्रेंट डायग्राम के अंदर आपने इस डोमेन को शो करना है। आपने अब पेंसिल के साथ डिफरेंट कलर से आपने इसको शो कर देना है, आपकी डोमेन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, -71। और आपका एंगल जो है अंदाजे से वो बनना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये बन रहा है -71.57। और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 108 पे। ये जी 108.43। अब आपका बेसिक एंगल क्या आया हुआ है, आपका बेसिक एंगल आया हुआ है जी 50.77। एंड कॉज इज पॉजिटिव। कॉज कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 1 and 4 में। अब हमने फोर्थ स्टेप है जी, एक्चुअल एंगल लिखना है हमने इसका। अब एक्चुअल एंगल इसका है जी, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल एंगल इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस 71.57 इज इक्वल टू। अब हमने शुरू करना है -71 से। जब हम -71 से जीरो की तरफ जाएंगे, जीरो की तरफ जाएंगे, जब हम माइनस 71 से जीरो की तरफ जाएंगे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 50.77 आ जाएगा। इसका हमने एक्चुअल एंगल निकालना है। एक्चुअल एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, 0 डिग्री से मेजरमेंट हमने करनी है। 0 डिग्री से इसकी मेजरमेंट ये बनेगी, ये। और ये देखें, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, -50.77। अब हम जीरो से ऊपर जाएंगे। जब हम जीरो से ऊपर जाएंगे, तो ये देखें जी, जीरो, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हमारे रास्ते में आ गया, ये। और ये एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री से इसका एंगल क्या बन रहा है, 50.7। अब हम दोनों एंगल्स के अंदर
71.57 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी जो थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें आप एक ही स्टेप में 71.57 ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी जी 10.4 डिग्री एंड 61.2। ये जी आपके आंसर्स आ गए इसके अंदर। ये स्टेप्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। आप ये देखें कि ये इसके ए पार्ट में आपने हमेशा इसको इस तरह स्मार्टली अटेम्प्ट करना है। अगर आर कॉस में चेंज करना होगा तो कॉस का अगर आर साइन में चेंज करना होगा तो जो साइन का कोएफिशिएंट है वो ए होगा, यानी कि 3a हो जाएगा और बी जो है वो 1 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है जी कि ए पार्ट है जी, सॉल्व द इक्वेशन जी स्क्वायर माइनस 6 i z - 12 गिविंग योर आंसर इन टर्म्स ऑफ x प्लस आल्फा वाई वेयर x एंड y आर रियल एंड एग्जैक्ट। ठीक है जी। अब इसमें देखें कि दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और एक और तरीका कार है कि आप जी को एक्स प्लस आल्फा वाई पुट कर दें थ्रू आउट द इक्वेशन, और फिर आप इसको जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को राइट और लेफ्ट साइड पर कंपेयर कर लें। लेकिन वो मुश्किल काम है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने से पहले हम इसके अंदर ए बी सी को लिखेंगे, क्योंकि जो मैंने पेपर चेक किया उसमें ज्यादातर बच्चों ने ये, किसी ने -6 को इंक्लूड नहीं किया हुआ बी में, किसी ने आयोटा को इंक्लूड नहीं किया हुआ। जो जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो ए है, जो जी का कोएफिशिएंट है वो बी है, और जो विदाउट जी है वो क्या है, वो सी है। तो ये जी हमारे पास सी आ गया जी -12। अब हमने लिखना है जी इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लगाना है, -b √b² - 4ac ओवर 2a। अब हम ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं। माइनस -6 आयोटा प्लस माइनस √-6 आयोटा² -4 × 1 × -12। ये जी वैल्यूज हमने पुट कर दी ओवर 2 × 1 इज इक्वल टू 6 आयोटा प्लस -36 प्लस 48 -36। ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और +48। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस, यहाँ पे 6 आयोटा आना है, प्लस माइनस -36 प्लस 48 ओवर 2 √12 ओवर 2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 6 आयोटा 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, तो वो बन जाएगा √4 × √3 ओवर 2। 6 प्लस माइनस 2 √3 ओवर 2। ऊपर से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, ये बन जाएगा 3 प्लस माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस √3। तो Z1 क्या आ गया जी हमारे पास, √3 प्लस 3 आयोटा, एंड Z2 आ गया जी -√3 प्लस 3 आयोटा। ये जी Z1 और Z2 हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है जी, एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में हमने शो कर दी है। अब वो कहते हैं कि ऑन स्केच ऑफ एन एर्गन डायग्राम with origin O, show points A and B representing the roots of the equation। ठीक है जी, ये हम यहाँ पर एक ग्रिड बनाते हैं, दोनों साइड्स पे सेम यूनिट लेंगे, 1 2 3, 1 2 3। आप रूलर से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी ले सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी है कि आप जो है
उनको ड्रॉ करने में आसानी हो। ये पॉइंट क्या बन जाएगा, Z1 बन जाएगा √3, 3, और ये बन जाएगा -√3, 3। तो √3 होता है 1.73, 3, 1.73, 3। ये ले जी, यहाँ पर ए बन गया, और बी बन गया जी 1.73 एंड -1.73 एंड 3। ये जी बी बन गया। इसको लाइट सा ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, ताकि जो है आपकी जो फिगर है उसके अंदर जो रीजनल पॉइंट्स हैं वो डोमिनेट रहें। पेंसिल से लाइट सा ज्वाइन कर दिया आपने जी ओरिजिन से। ये जी हमने ए और बी को शो कर दिया बी पार्ट के अंदर। अब आगे क्या कहता है कि फाइंड द एग्जैक्ट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच रूट। एग्जैक्ट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट हमने हर रूट का निकालना है। अब रूट्स हम पहले लिख लेते हैं। रूट्स क्या क्या है जी हमारे पास। Z1 है जी √3 +3 i, और Z2 है जी -√3 +3 i। अब Z1 का मॉडुलस क्या होगा। अच्छा जी, इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है। इसमें रियल पार्ट क्या है जी √3, और इमेजिनरी पार्ट 3 है। कई बच्चों ने आयोटा को भी जो है वो इमेजिनरी पार्ट के अंदर कंसिडर किया हुआ है, यानी कि 3 i स्क्वायर किया हुआ है मॉडुलस के अंदर। ये हो जाएगा 9 + 3 √12 आ गया। ये Z1 का मॉडुलस आ गया जी। और यहाँ पर हम इसको 2 √3 भी लिख सकते हैं। 4 × 3 किया, 4 का अंडर रूट खत्म हो गया, 2 √3 आ गया। अब हम इसी का आर्गुमेंट निकाल रहे हैं। उसके लिए हम एल्फा इज इक्वल टू tan−1 y/x इज इक्वल टू tan−1। इसमें y क्या है, इसमें y है 3/√3। ये कितना बन गया जी, √3 बन गया। tan−1 √3 60 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर उसने रेडियंस का अगर जिक्र नहीं किया हुआ तो हम इसको 60 भी लिख सकते हैं, और हम इसको π/3 भी लिख सकते हैं। तो हम 60 लिख लेते हैं इसको। ये जी इसका मॉडुलस। और ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा बन रहा है, ये क्वाड्रेंट नंबर बन रहा है फर्स्ट, क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। बेसिक एंगल कितना आया 60 का, तो आपका आर्गुमेंट भी 60 ही होगा। ये आ गया जी। अब दूसरे के लिए हम करते हैं, दूसरे रूट के लिए मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू -√3² +3²। वही चीज बन गई। मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू √12 इज इक्वल टू 2 √3 आ गया जी। अब इसका हम अल्फा निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू tan−1 y/x। बेसिक एंगल निकालते हुए हम साइंस को निगलेक्ट करते हैं। ये भी 3/√3 इज इक्वल टू 60 आ गया। लेकिन ये एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल 60 का ही बन रहा है। तो जो एक्चुअल एंगल है वो कितना बन जाएगा, 120 डिग्रीज। तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या हो गया जी, 120 डिग्रीज आ गया। ये जी। अब अगले पार्ट में कह रहे हैं कि हेंस शो दैट द ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं। अब ये देखें जी कि ये जो ओ ए लेंथ है ये हमने अभी ये निचले वाले पार्ट में निकाला है। ये 2 √3 है, और ओ बी लेंथ भी 2 √3 है। ये लेंथ भी 2 √3 है, ये लेंथ भी 2 √3 है। अगर हम ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर लें, ए बी लेंथ, तो हमें कोऑर्डिनेट्स तो पता है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं जी √3, 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी -√3, 3। हम ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर वो भी 2 √3 आ गया तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी।
x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये ले जी, ये आ गया जी, वो भी √2 √3 आ गया। तो OA = OB = AB, ये तीनों लेंथ इक्वल है, हेंस OAB इज एन। जब भी शो करने के लिए कहता है ना, तो अपनी कैलकुलेशन करने के बाद आपने उसको विद द हेल्प ऑफ एक स्टेटमेंट के साथ आपने उसको जस्टिफाई करना है कि मैंने ये शो कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ये इसकी डायग्राम है। कहता है कि जो ए BC आर्क है उसका सेंटर ए है, और वैसे ये जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर ओ है, और सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो आर है, और जो BAO एंगल एक्स दिया हुआ है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उसने दी हुई है कि द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय, जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को अंडरलाइन करके रख लें क्योंकि इसने आगे यूज होना है। अब जी वो कहते हैं कि शो दैट यूज ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल हमने यूज करनी है, और हमने शो करना है कि AB2R cos थीटा के इक्वल है। ये OAB ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है जी। अब हमें पता है OA किसके इक्वल है, आर के, और OB किसके इक्वल है, आर के। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB का पता नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको वर्टिकल एंगल से दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो इसकी नॉन इक्वल साइड है AB, उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जब हमने वर्टिकल एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो बेस को दो बराबर हिस्सों में कट कर देगा। अब OA किसके इक्वल है, आर के, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा है। या आप इसको कर सकते हैं, या इस ट्राइंगल OAX ट्राइंगल जो है इसके ऊपर आप कॉज लगा लें, यानी कि कॉज एक्स क्या हो जाएगा, AX/R, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। AX कितना आ गया, R cos X। AX आ गया जी, R cos X। और जो है BX भी R cos X है, क्योंकि इक्वल है। तो AB किसके इक्वल आ गया, 2R cos X। ये ले जी, ये शो हो गया। अब वो कहते हैं कि शो दैट X = cos 1 √π/16x। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये यहां से होना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू हाफ दैट ऑफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किस तरह निकलेगा, अब ये जो शेडेड रीजन है ये एक सेक्टर है जिसका रेडियस क्या है, AB है या AC है। AB हमारे पास पहले पार्ट में हमने निकाला हुआ है, 2R cos X। और जो इसका एंगल एट द सेंटर क्या है, ये X, अगला भी X, तो ये 2X हो गया। तो बात यह है कि एंगल एट द सेंटर 2X है। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन एक सेक्टर है, हाफ R²। R क्या है, AB होल स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा क्या है, 2X है। हाफ इंटू एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, πr² / 2। ये बन गया जी πr² / 4। ये 2 2 से कट गया। AB क्या आ जाएगा,
2r कॉज एक्स, ये हमने पिछले पार्ट के अंदर निकाला हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 2r कॉज एक्स होल स्क्वायर, ये 2 से कट चुका है, इन 2x। ये बन गया जी 4r² कॉस स्क्वायर एक्स इन 2x इज इक्वल टू पाई r²/4। अब r² से कैंसिल आउट हो गया। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ये बन गया जी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पाई/16x। और ये बन गया जी कॉस एक्स इज इक्वल टू √पाई/16x। ये बन गया जी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √पाई/16x। ये जी जो उसने कहा था वो हमने शो कर दिया। अब वो कहते हैं वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 and 1.5। अब एक्स की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, ये सेकंड पार्ट के अंदर उसने फाइंड आउट करवाई हुई है। ठीक है जी। अब हमने शो करना है इसको, सबसे पहले ना सारी इक्वेशन को एक साइड पे लेके आके उसको जीरो के इक्वल रखें। देखिए बहुत ज्यादा बच्चों ने ये एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √पाई/16x में ही जो है वो वैल्यू पुट की है और उनका चेंज ऑफ साइन शो नहीं हुआ। नहीं, सबसे पहले हमने क्या करना है, सारी इक्वेशन को एक साइड पे लेके आना है। यानी कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, उसने क्या निकाला हुआ है, एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स पाई/16x। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं और हम इसको लिख लेते हैं 0 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √पाई/16x - x। अब इसका नाम रख लेते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स पाई/16x - x। अब आपने कैलकुलेटर के मॉड को रेडियंस में चेंज करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका आंसर्स में चेंज ऑफ साइन हो सकता है शो ना हो। तो 1 and 1.5 कह रहा है, हमने 1 पुट किया, कॉस इनवर्स पाई/16 इंटू 116 -1, ये आ गया जी 0.112। फिर हमने एफ ऑफ 1.5 पुट किया है, कॉस इनवर्स पाई/16 इंटू 1.5 -1.5 जी, ये आंसर आ गया जी -0.299। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हम लिखेंगे चेंज ऑफ साइन शोज a root of this equation lies between 1 and 1.5। ये जी शो हो गया। अब वो कहते हैं यूज एन आइट्रेशन फॉर्मूला बेस्ड ऑन द इक्वेशन इन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने जो शो किया है इसको ही बेस बना के हमने आइट्रेशन फॉर्मूला बनाना है। तो आइट्रेशन फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, लेफ्ट साइड पर एक्स के नीचे n+1 लिख देंगे और राइट साइड पर जो एक्स है उसके नीचे हम n लिख देंगे। अब इसमें उसने x1 भी नहीं दिया हुआ, तो x1 हमारा क्या होता है कि जो दो हमने वैल्यूज को चेक किया होता है उनका हम मिड निकाल लेते हैं। ये जी 1.25 आ गया मिड। अब हम x1 1.25 लेंगे, हम x2 निकालेंगे। हम 1.25 को जो है कैलकुलेटर में लिखेंगे और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आइट्रेशन फॉर्मूला लिखेंगे। हम लिखेंगे कॉस इनवर्स, अंडर रूट साइन बनाएंगे, उसके अंदर फ्रैक्शन बनाएंगे, ऊपर पाई लिखेंगे, नीचे 16 इंटू
आंसर हम लिख लेंगे। और जब हम प्रेस करेंगे उसको इक्वल साइन, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। और x2 की वैल्यू होगी जी 1.16328। उसके बाद x3 की वैल्यू है जी 1.14742, 1.14432। उसने कहा है कि जो आइट्रेशन का रिजल्ट 5 DP तक होना चाहिए और फाइनल आंसर आपने 3 DP तक देना है। x5 आ गया जी 1.14369। x6 आ गया जी 1.14358। x7 आ गया जी 1.14355। आप ये देख सकते हैं कि जो ये देखें जी, यहाँ पर 3 DP में आंसर आ रहा है 1.144। यहाँ पर भी वही आंसर है, यहाँ पर भी वही आंसर है, यहाँ पर भी वही आंसर है। तो ये देखें जी, ये 1.144 आंसर है। तो हमने क्या करना है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये फाइनल आंसर इज 1.144। ये जी आपका फाइनल आंसर आ गया जी। आप कई बच्चों ने क्या किया हुआ है, 5 डेसिमल नहीं शो किया होगा। फिर कई बच्चों ने 1.143 लिख दिया हुआ है, उसने राउंड ऑफ नहीं किया होगा। तो आपने राउंड ऑफ जरूर करना है इन क्वेश्चंस में। अब ये क्वेश्चन है जी, इसमें कहता है कि शो द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 2x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ई रेज टू हाफ एक्स एंड इट्स मैक्सिमम पॉइंट है, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम। अब जो मैक्सिमम पॉइंट है वो स्टेशनरी पॉइंट पे रहता है। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हम पहला डेरिवेटिव लेके उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो हम इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ आपने d/dx लगाना है। इसमें दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें। इस फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज लिखा, पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस अब ई रेस टू हाफ एक्स को एज इट इज लिखेंगे और दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। वो आ जाएगा जी 2 - 2x आ जाएगा। टू मेक इट सिंपल हम क्या करेंगे, ई रेस टू हाफ एक्स को अगले स्टेप में ही कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2x - x² / 2 +2 - 2x। ये ले जी। अब इसको जीरो के इक्वल पुट करें, एलसीएम लेने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। ये देखें कि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह क्वेश्चन को डील करते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इट्स ऑल अबाउट अरेंजमेंट्स, कि आप किस तरह क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। यहाँ पर दो फैक्टर है, जीरो प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर लगाएंगे। ई रेस टू हाफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जो नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट फैक्टर को 2x - x² / 2 +2 - 2x इज इक्वल टू 0। 2x - x² इज इक्वल टू -2 +2x। 2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अदर साइड पे ले जाएं, 2x - x² इज इक्वल टू -4 +4x। ये आ गए जी x² +2x - 4 इज इक्वल टू 0। ये है जी, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। फैक्टराइज तो हो नहीं रहा, ए बी सी जरूर लिखें। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू -b +√b² -4 इंटू 1 इंटू -4, 4ac/2 इंटू a। अब ये बन गए जी -2 प्लस माइनस √20/2। अब 20 को हम लिखेंगे 4 इंटू 5,
और वो बन जाएगा 2√5/2। ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले 2 के साथ काटा, -1 +√5 प्लस माइनस के साथ आगे इसके दो रूट बन रहे हैं। x = -1 + √5, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। x = -1 - इसकी नेगेटिव आएगी। हम देख सकते हैं कि m का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को पिक कर लेंगे, दूसरी को हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ये जी, और उसने कहा था कि फाइंड द एग्जैक्ट जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एग्जैक्ट निकालनी है, पॉइंट्स में चेंज नहीं करेंगे। अब ये देखें, कहता है जी कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम किस तरह निकालते हैं बेटा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकालते हैं इंटीग्रेशन से। तो इस कर्व को हमने इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 2 तक। ये क्या है? एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस है, फर्स्ट टाइप है, तो इसका y dx होगा। और यहाँ पर x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू आएगी एरिया के लिए, तो वो बन गया है जी 0 till 2। आपका एक्सप्रेशन क्या है? y का 2x - x² e⁻½ x ये है जी। अब कुछ बच्चों ने क्या किया है कि e⁻½ को 2x से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और x² से भी मल्टीप्लाई करवा के दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस बना लिए। उन्होंने क्वेश्चन को मुश्किल कर लिया। क्या हुआ? अब दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर आपको बाई पार्ट्स लगानी पड़ेगी, वो मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ है कि उनके नाम रखे हुए हैं, उनके डेरिवेटिव्स अलग से निकाले हुए हैं। जब दो दफा इंटीग्रेशन होती है ना बाय पार्ट्स, तो उसमें ये जो आप नाम रख के करते हैं ना, ये मुश्किल हो जाता है। इसमें आपको रूल याद होना चाहिए। एक फंक्शन को हमने एज इट इज लिखना है, दूसरे को इंटीग्रेट करना है। यानी कि उस फंक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने से पावर कम होती है। ये 2x - x² की कम होगी, ये ले जी, ये इसको मैंने एज इट इज लिखा। और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन कर देनी है, e⁻²x/½ एज इट इज लिखा, पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड किया, माइनस साइन लगाया, इंटीग्रेशन साइन लगाया। इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आया था उसको एज इट इज कॉपी किया, और जिस फंक्शन को एज इट इज लिखा था उसका डेरिवेटिव ले लिया। उसका डेरिवेटिव आ जाएगी जी 2 - 2x dx। इस 2 - 2x को ओपन नहीं करना अब आपने। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब नेक्स्ट इंटीग्रेशन करनी है तो सारे कांस्टेंट्स को आपने बाहर निकाल लेना है। ये देखें, इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन है, एक 2 ये है, ये बाहर आके बन जाएगा जी -4। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इट्स ऑल अबाउट अरेंजमेंट। कि देखिए मैंने क्वेश्चन को कितना सिंपल कर लिया। ये ले जी, ये ये 1/2 2/1 हो गया, और ये इधर से 2 कॉमन आके बाहर 4 आ गया। अब ये मैंने पहले भी आप लोगों को बड़े वाजिया तौर से समझाया हुआ है कि आपने जब नेक्स्ट इंटीग्रेशन करनी है तो एक ब्रैकेट ओपन करनी है, एक ब्रैकेट लगानी है, और उस ब्रैकेट को उस वक्त तक ओपन नहीं करना जब तक इंटीग्रेशन साइन अंदर से इस ब्रैकेट में से रिमूव नहीं हो जाएगा। अगर करेंगे तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वन माइन, और ज्यादातर बच्चे क्या है कि कैलकुलेशन के अंदर स्टक हो गए हैं। 1 - x को एज इट इज लिखा, e⁻½ का इंटीग्रेशन की, ये ले जी, माइनस साइन लगाया, इंटीग्रेशन साइन लगाया। इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर था उसको एज इट इज कॉपी किया, 1 - x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा जी। ये जी, आपने क्वेश्चन को सिंपल बनाना है, और ये इस ब्रैकेट को मैं उस वक्त तक ओपन नहीं करूंगा, ये रेड कलर वाली, जब तक इंटीग्रेशन साइन रिमूव नहीं हो जाएगा। और ये e⁻½ को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा, मैं इसी तरह ही रहने दूंगा, और इसी तरह ही लिमिट पुट करूंगा इसके अंदर।
वन माइनस एक्स ई रेस टू हाफ एक्स। ये माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए। बाहर कांस्टेंट निकाल लिए इंटीग्रेशन करने से पहले, हाफ एक्स डी एक्स। अच्छा, कई बच्चों ने इंटीग्रेशन साइन के साथ डी एक्स नहीं लिखा होगा, ये डी एक्स लिखना इंतहाई जरूरी है। ये बन गया जी 4x माइनस 2x स्क्वायर ई रेस टू हाफ एक्स माइनस 4 2 1 माइनस एक्स ई रेस टू हाफ एक्स +2। इंटीग्रेशन सिंगल फंक्शन रह गया, ये इंटीग्रेशन हो गई है जी। अब मैं इस ब्रैकेट को रिमूव कर सकता हूं। ये बन गया जी 4x माइनस 2x स्क्वायर ई रेस टू हाफ एक्स -8 1 - x ई रेस टू हाफ एक्स। अब ये -4 इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के अंदर, तो वो बन जाएगा -16 e⁻½ एक्स। ये बन गया जी। अब लिमिट उसने 0 till 2 दी हुई है। अब ये देखें कि हम इसको लिमिट को पुट कर देंगे। लिमिट पुट करते करने से पहले मैं ई रेस टू हाफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा। देखें कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। जब आप इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 -8 0 -8 इंटू एक्स की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो -1। ई रेस टू हाफ एक्स में जब एक्स की जगह पर 2 पुट करेंगे तो वो e⁻1 हो जाएगा। -16 आ गया, ये आ गया जी। अब हम 0 पुट करेंगे इसके अंदर। जब हमने इसके अंदर 0 पुट किया तो ये वैसे ही खत्म हो गया। यहां पर क्या आ गया, -8 e⁻0 और -16 e⁻0। ये ब्रैकेट नहीं आएगी, ये ब्रैकेट आएगी। अब जी ये बन गया जी 8e -16e माइनस -8 - 16 इज इक्वल टू -8e माइनस -24। तो फाइनल आंसर आ गया है जी 24 -8e। ये है जी। ये देखें जी कि ये आपने इस तरीके से क्वेश्चन को लेके चलना है कि ज्यादा आप मल्टीप्लिकेशन में भी ना जाए, और जब आप लिमिट पुट करें तो क्वेश्चन सिंपल हो जाए। और इसमें अगर आप बाय पार्ट्स के अंदर अगर आप फंक्शन लेट करेंगे ना कि डेरिवेटिव पहले निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन भी लिख लेंगे पहले, जब 2 स्टेप होगी तो उसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। आपने हमेशा इस जो बाय पार्ट्स है उसको याद रखना है, उसके जो सीक्वेंस है उसको याद रखना है। एक फंक्शन को एज इट इज लिखना है, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, माइनस साइन लगाना है, इंटीग्रल साइन लगाना है। इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आया उसको एज इट इज कॉपी करना है, और जिस फंक्शन को एज इट इज दूसरे फंक्शन का आपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। ये है, ये याद रखें। अगर आप यूवी के चक्कर में पड़ गए ना तो आप जो है ना वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब जी ये क्वेश्चन है जी वेक्टर्स का।
इसमें कहते हैं जी कि विद रिस्पेक्ट टू ओ, उसने ओ ए भी दे दिया, ओ बी भी दे दिया, ओ सी ओ डी पोजिशन वेक्टर्स दे दिए। अब वो कहते हैं शो दैट ए बी इज इक्वल टू टू सी डी। इसमें ये ख्याल रखें कि ए बी और सी डी के ऊपर वेक्टर के निशान नहीं लगे हुए। हम ए बी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब हम ए बी निकालते हैं सबसे पहले जी। ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू 4 - 1 and 1 -2 1 5। ये बन गया जी 2 - 2 - 4। ये आ गया जी। इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल लें। हो गया जी 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर -4 स्क्वायर। और आपका इसका जो आंसर आ रहा है ए बी का, वो अगर हम कैलकुलेटर से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, वो आ गया जी 2√6 आ गया। अब हम सी डी फाइंड आउट करते हैं। हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। ये जी। अब आप सी डी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लें। ये जी √6 आ गया। अब उसने बताया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू 2 सी डी। इसके अंदर मैग्नीट्यूड पुट कर दें। ए बी का मैग्नीट्यूड 2√6 है और सी डी का √6 है। ये जी हेंस प्रूव्ड। ये जी हमने शो कर दिया। ये वेक्टर्स नहीं है ए बी और सी डी, ये मैग्नीट्यूड है। ये याद रखना है। अब वो कहते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी की डायरेक्शन में हमने एंगल निकालना है। ए बी क्या है, अभी हमने ऊपर निकाला है। सी डी क्या है, वो भी हमने ऊपर निकाला है, वो हम लिख लेते हैं अभी। ए बी है जी 2 - 2 - 4, और सी डी है जी 2 1 1। ये जी। इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू, एक वेक्टर क्या है 2 - 2 - 4, दूसरा वेक्टर क्या है 2 1 1। इनके नीचे मैग्नीट्यूड्स, ए बी का मैग्नीट्यूड हमने पहले ही निकाला हुआ है 2√6, और दूसरे का मैग्नीट्यूड है जी √6। अब हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस वाई को वाई से करवाते हैं, प्लस जी को जी से करवाते हैं। ये ले जी, ये आ जाएगा, नीचे 12 आ गया। और कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू -2/12। थीटा आ गया जी कॉस इनवर्स -2/12। ये ले जी। अब इसका फाइनल आंसर रेडियंस में 173.8 आता है। और डिग्रीज में आप चाहे निकाल के लिख लें, चाहे रेडियंस में लिख लें। डिग्रीज में इसका एंगल 99 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब वो कहते हैं शो दैट द लाइन थ्रू ए बी डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू सी डी। बेटा जी इसके स्टेप्स हैं, वो आपने ध्यान में रखने हैं। आपने दोनों को पैरामीट्रिक इक्वेशंस में चेंज करना है। एक्स वाली इक्वेशन को एक्स वाली के इक्वल रखना है, वाई वाली को वाई वाली के, जी वाली को जी वाली के इक्वल रखना है। उसके बाद बेटा जी आपने पहली दो इक्वेशंस में से एस और टी की वैल्यूज निकाल लेनी है, और उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो इंटरसेक्ट करेंगे, अगर ना हुई तो नहीं करेंगे। अब
ज्यादातर बच्चों ने मिस्टेक क्या की हुई है? मिस्टेक ये की हुई है कि पहली इक्वेशन जब ए बी लिखी है, ए बी, ए बी, आर इज इक्वल टू ए प्लस टी बी होती है। आर क्या है? एक्स वाई जी। ए क्या है? कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, यानी कि हम ले लेते हैं पॉइंट ओ ए ले लेते हैं, 215 प्लस टी इंटू ए बी का जो हमने निकाला था डायरेक्शन वेक्टर, वो 2 - 2 - 4 निकाला था, ये लिख दिया जी। अब हम सी डी की इक्वेशन को निकालते हैं, एक्स वाई जी। अब मैं बताता हूँ बच्चों ने गलती क्या की थी। सी के कोऑर्डिनेट्स ले लें, 1 1 2 है जी। अब बच्चों ने दोनों तरफ एक ही पैरामीटर यूज कर लिया, यानी कि पहली इक्वेशन में हमने टी यूज किया है, तो दूसरी इक्वेशन में एस करेंगे कुछ और को। बच्चों ने दोनों में लैम्डा यूज कर लिया, वो आगे क्वेश्चन चला ही नहीं, फिर वो उधर ही कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस इंटू, इसका पोजीशन वेक्टर है जी 2 1 1। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस में चेंज करें दोनों को, x इज इक्वल टू 2 + 2t, y इज इक्वल टू 1 - 2t एंड z इज इक्वल टू 5 - 4t। दूसरे में x इज इक्वल टू 1 + 2s, y इज इक्वल टू 1 + s एंड z इज इक्वल टू 2 + s, ये जी। अब हम x को x के इक्वल रखेंगे, y को y के और z को z के। 2 + 2t इज इक्वल टू 1 + 2s, 1 - 2t इज इक्वल टू 1 + s, 5 - 4t इज इक्वल टू 2 + s। यहां से हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन गया जी 2t - 2s इज इक्वल टू -1, और नीचे वाले में बन गया जी -2t इज इक्वल टू s। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दें। टी जी -1/6 आ गए। और जी जो s की वैल्यू है, जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे t की वैल्यू, तो वो 1/3 आ रही है। अब हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, इसमें 5 - 4t इज इक्वल टू 2 + s, 5 - 4 इंटू -1/6 इज इक्वल टू 2 + 1/3। ये आ गया जी 7/3 इज इक्वल टू 5 + 2/3, 17/3 इज इक्वल टू 7/3 जी। थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमने नीचे कंक्लूजन देना है। सो ए बी डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन सी डी, ये जी कंक्लूजन जरूर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते हैं जी द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन अ पॉपुलेशन टी डेज आफ्टर द start of the observation is denoted by n. The variation in the number of insects is modeled by a differential equation of the form dn over dt is equal to kn cos bracket open 0.02t bracket close, where k is a constant and n is taken to be a continuous variable. It is given that n is equal to 125 and t is equal to 0। इसको जो कंडीशंस होती हैं ना उनको अंडरलाइन कर लिया करें। ये है जी। अब वो कहते हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो एन वाली टर्म्स हम डीएन के साथ कर लेंगे और टी वाली टर्म्स हम टी टी के साथ कर देंगे।
और मैंने आपको ये बात खास तौर पे बताई थी कि जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पर ही रहने दिया करें। ये देखें जी, के को मैंने इधर ही रखा है, आसानी रहती है। अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन साइन लगाऊंगा, लेफ्ट साइड पर बन जाएगा एल एन एन इज इक्वल टू साइन के, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, साइन 0.02 टी, कॉस का डेरिवेटिव साइन, एंगल एज इट इज कैरी हुआ 0.02 टी, और एंगल के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करवाएंगे। ये लें जी, सी भी जरूर लगाना है, कई बच्चों ने सी नहीं लगाया हुआ, कई ने क्या किया हुआ है, इंटीग्रेशन करते हुए एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवा दिया हुआ है। ये देखिए, ये सिंपल सा सादा सा, ये देखिए दो स्टेप में ये हो गया। अब कंडीशन N 125 और T0 पुट करना है हमने। ठीक है जी, कर लेते हैं। N 125 इज इक्वल टू के, यहाँ पर आ जाएगा साइन 0/0.02 प्लस सी, साइन 0 0 होता है, तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, LN 125। तो हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, LN इज इक्वल टू के ओवर 0.02 साइन 0.02 टी प्लस LN 125। मैंने आपसे कहा हुआ है कि जो दो तीन LN वाली टर्म्स होती हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं हमेशा, और सिंगल LN में चेंज कर देते हैं। ये बन गया जी LN माइनस LN 125 इज इक्वल टू 1/0.02 50 हो जाएगा, 50 के साइन 0.02 टी, LN N/125 इज इक्वल टू 50 के साइन 0.02 टी। ये लें जी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि गिवन आल्सो दैट n इज इक्वल टू 166, t इज इक्वल टू 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन जो आ चुका है, उसको हम लिख लेते हैं, ln N/125 इज इक्वल टू 50 के साइन 0.02 टी। ये आ गए जी, ये लिख लिया हमने। अब हम ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं, LN 166/125 इज इक्वल टू 50, के पता नहीं है, साइन 0.02 इंटू 30। कैलकुलेटर के अमाउंट को रेडियन में कर लें। अब ये बन गया जी LN 166/125, ये आर्गुमेंट के अंदर है सारा। 50 इधर आ जाएगा, 1/50, और ये चीज सारी बन जाएगी साइन 0.6 बनती है जी। और ये भी नीचे आ जाएगी, यहाँ पर सिंपल के रह जाएगा, यानी कि 50 के साथ यहाँ पर साइन 0.6 इंटू 50 आएगा। इस सारी चीज को एक ही दफा कैलकुलेटर में डालें, के का आंसर आपका आ जाएगा 0.01005। ये आंसर आ गया जी के का। अब वो कहते हैं कि फाइंड एन एक्सप्रेस, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रीराइट कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन गई जी LN 165 ओवर, सॉरी, LN ओवर 125 इज इक्वल टू 50 इंटू 0.01005 इंटू साइन 0.02 टी। ये जी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब वो कहते हैं कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर n इन टर्म्स ऑफ t, हमने n को सब्जेक्ट बनाना है
ठीक है जी, एन को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई हम करते हैं। एल एन एन ओवर 125 इज इक्वल टू 0.5024 साइन 0.02 टी, ये हो गया जी। हमने एन को सब्जेक्ट बनाना है। एल एन को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं। जब हम एल एन को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो ई बन जाएगा, ई पावर 0.5024 साइन 0.02 टी, ये आ गया जी। एन इज इक्वल टू 125 ई रेस टू 0.5024 साइन 0.02 टी, ये आ गया जी। एन इन टर्म्स ऑफ टी आ गया। अब वो कहते हैं फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन। अब ये जो एन का एक्सप्रेशन है, ये किसके ऊपर, इसके आगे वेरिएबल क्या है, इसके आगे वेरिएबल है जी टी। ये टी, ये वेरिएबल है टी, ये टी वेरिएबल है। लेकिन जब टी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, उसके ऊपर किसने अप्लाई होना है, इस साइन ने। टी की वैल्यू 100 भी पुट कर देंगे तो साइन ने उसको 1 और -1 के दरमियान में ले आना है। यानी कि असल में ये फंक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, ये साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। अगर हमने लीस्ट वैल्यू ऑफ एन निकालना है तो हमें साइन की लीस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो साइन की लीस्ट वैल्यू क्या होती है -1। तो हम ये सारे पूरे फंक्शन की जगह पर, इस सारे की जगह पर -1 रख देंगे। तो एन की लीस्ट वैल्यू के लिए हम साइन को -1 रखेंगे। एन इज इक्वल टू 125 ई रेस टू 0.5024 इंटू -1। इसको हम कैलकुलेटर में डालेंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे, 75.6 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सा है। ये लगता तो ये है कि ये टी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये टी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन टी की जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे उसके ऊपर साइन अप्लाई हो जाएगा और वो उसको 1 और -1 के दरमियान में ले आएगा। तो हम यहाँ पर साइन की मिनिमम वैल्यू यूज करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पार्शियल फ्रैक्शन। उसने दिया है, कहते जी इसको इस फॉर्म में चेंज करें। ठीक है जी। अब ये बन गया जी x-4x² ओवर 3 - x 2 + x² इज आइडेंटिकल टू a/3 - x प्लस bx प्लस c/2 + x²। अब हम ओरिजिनल डिनोमिनेटर 3 - x 2 + x² से पूरी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। x-4x² इज इक्वल टू a × 2 + x² प्लस ये बी एक्स प्लस सी पे ब्रैकेट लगानी है। बड़े बच्चों ने ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, तो ये ब्रैकेट लगाना यहाँ पर जरूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो लगेगा सिर्फ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपको भी पढ़ने में बाद में जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये जी बन गया। अब हम पहले डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो ये बन गया जी 3 - 4 × 3² इज इक्वल टू a × 2 + 9। यहां पर बेटा जी जब हम इस जगह पर पुट करेंगे x = 3, तो ये पूरा कंपोनेंट ही खत्म हो जाएगा। तो ये बन गया जी -36 + 3 कितना बन गया 33 नेगेटिव इज इक्वल टू 11 ए जी आ गया -3 आ गया। अब ये देखें कोई और हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यूज निकालें। तो फिर हम जो बी और सी की वैल्यूज हैं वो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स से निकालेंगे। उसके लिए हम इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं। x-4x² इज आइडेंटिकल टू a × 2 + x²। ए और बी को मल्टीप्लाई नहीं अंदर करवाना,
प्लस बी एक्स इंटू 3 - एक्स प्लस सी इंटू 3 - एक्स। एक्स -4 x² इज आइडेंटिकल टू ए इंटू 2 + x² प्लस बी इंटू 3x - x² प्लस सी इंटू 3 - एक्स। अब हम x² के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पर क्या है? -4। राइट साइड पर क्या है? यहाँ पर है जी, ये है जी। लेकिन बाहर a मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये बन गया a। और कहाँ पर है x²? ये -1, और बाहर मल्टीप्लाई भी हो रहा है b, तो ये बन जाएगा -b। a की वैल्यू -3 हमारे पास आ चुकी है। b = 1 आ गया जी। अब हम x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पर क्या है? 1। राइट साइड पर क्या है? ये b के अंदर है, a के अंदर नहीं है, तो ये 3b आ गया। और ये जी, ये -1 है, बाहर c भी है, तो ये क्या बन गया? -c। b की वैल्यू 1 आई हुई है, c की वैल्यू 2 आ गई है। सो वी हैव कन्वर्टेड दिस f(x), ये जो f(x) है इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इज इक्वल टू a/3 - एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। बी क्या है? 1। सी क्या है? 2/2 + x²। ये जी, हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये पहला पार्ट हो गया। अब जी नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि hence obtain the expression of f(x) in ascending powers of x up to and including the term x³ हमने इस पार्शियल फ्रैक्शन को ओपन करना है और x³ तक। ये बायनोमियल के अंदर क्वेश्चन चला गया। f(x), हम उसको ऊपर वाले जो आंसर आया उसको लिख लेते हैं। ये ले जी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने खास तौर पे आपको बताया हुआ है बात, कि आपने डिनोमिनेटर में ही कांस्टेंट टर्म को 1 कर लेना है। ये देखें, -3, नीचे से 3 कॉमन लिया है, 1 - x/3 आ गया। अब कई बच्चों ने क्या किया हुआ है, 3 कॉमन ले लिया है, 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आ गया। x को 3 से डिवाइड नहीं किया होगा। इसी तरह अगली फ्रैक्शन के अंदर भी आपने 2 को कॉमन ले लेना है। ये आ गया जी 1 + x²/2। ये ले जी। अब हम 1 - x/3 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 रह जाएगा। ये आ गया जी -1 - x/3 होल पावर -1 प्लस 1/2 x+2। एंड अंदर क्या आ गया जी? 1 + x² पावर -1। ये ले जी। अब कई बच्चों ने किया हुआ है कि 1/2 को x/2 से मल्टीप्लाई करवा के इसको x/2 + 1 लिखा हुआ है, मुश्किल कर लिया अपने लिए। अब हम सिर्फ इन चीजों को कंसिडर करेंगे, इसको और इसको कंसिडर करेंगे हम। W1 वर्किंग वन हम लिखेंगे। वर्किंग वन में हम 1 - x/3 पावर -1 को डील करेंगे। यहां पर हम ये लिखेंगे, हेयर n = -1 एंड
एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर थ्री। ये फॉर्मूला हम साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। पहली दफा लिख लेते हैं। 1 + एक्स पावर एन इज इक्वल टू 1 + एन एक्स प्लस एन इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू n-1 इंटू n-2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ये हम अब एन और एक्स की वैल्यूज पुट, अगर ये एन और एक्स की वैल्यूज आप लिख लेंगे तो फिर आपको आसानी हो जाएगी, गलती नहीं होगी। ये आ जाएगा जी 1 - x/3 पावर -1 इज इक्वल टू 1 + -1 इंटू -x/3 प्लस -1 - 1 - 1/2 फैक्टोरियल इंटू -x/3। कहीं बच्चे ये जो माइनस साइन है ना x/3 के साथ, ये इनपुट करना भूल जाते हैं। अगर आप x की और n की वैल्यूज लिख लेंगे तो काफी आसानी हो जाएगी, गलती का चांस काफी कम हो जाएगा। ये ले जी, यहाँ पर स्क्वायर आना था। ये आ गया जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया जी 1 + x/3। अब हम इस सारी चीज को एक ही दफा कैलकुलेटर में डाल के आंसर निकाल लेंगे और उसको +1/9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारा आंसर आ गया जी x²/9। अब हम इस सारी चीज को एक ही दफा कैलकुलेटर में डाल के आंसर निकाल लेंगे और उसको -1/27 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये जी हमने वर्किंग वन करके रख ली है। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है 1 + x² / 2 पावर -1। Here n is equal to -1 and x is equal to x²/2। अब आ गया जी 1 + x²/2 पावर -1 इज इक्वल टू 1 + n। क्या है -1 और x क्या है x²/2। अब प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x/²/2 होल स्क्वायर। अब इस टर्म की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें x⁴ आ रही है, हमें x³ तक चाहिए, तो हम इसकी कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 - x²/2। अब हम इन दोनों चीजों को, ये जो हम मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से, यहां पर मैं पुट कर दूंगा। यानी कि ये बन जाएगा ऊपर वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू -1 + x/3 प्लस x²/9 प्लस x3/27 प्लस 1/2 x+2 इंटू 1 - x²/2। ये 1/2 को, ये वाला 1/2 जो है इसको मैं एंड पे अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, अदरवाइज मेरा क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा सर, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये लें जी, माइनस से मल्टीप्लाई करवा लिया +1/2। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, x -x³ / 2 +2 -x²। ये लें जी। अब मैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा। -1 -x/3 -x²/9 -x3/27 प्लस हाफ एक्स -1/4 x³ +1 -½ x²। अब ये देखिए कि जो वन, अब पहले कॉन्स्टेंट्स को डील करें।
ये 1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब एक्स वाली टर्म्स को ना आप पेंसिल के साथ ना हाईलाइट कर लें। ये -1/3 और +1/2, ये जी मैंने पेंसिल से हाईलाइट कर लिया। जब कैलकुलेटर में मैं लिखूंगा -1/3 +1/2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/6। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर 1/6x लिख दूंगा। अब मैं अंडरलाइन कर लूंगा किसको, x² वाली टर्म को। -1/9 -1/2, -1/9 -1/2 कैलकुलेटर में डाला, मेरा आंसर आ गया जी -11/18x²। अब तीसरी तो बच गई है जी, क्यूब वाली, -1/27। इसको मैं डिफरेंट कलर से, देखें आपके पास पेंसिल होगी, ब्लैक कलर की पेंसिल होगी, आपके पास ब्लू कलर की होगी, आप उनसे कर सकते हैं। ये जी -1/27 एंड -1/4, ये सारे मिलके बन जाएंगे जी -31/108। ये जी मैंने एक ही दफा कैलकुलेटर में -1/27 -1/4 डाला। ये ले जी, ये आंसर आ गया जी आपका। अगर देखिए बेटा, आप सिस्टमेटिकली तरीके पे चलेंगे, रिदम कब डेवलप होगा, स्टेप्स कब याद होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है ये फिर चीजें जो है क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे।